दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल राज जीके विद डीके में। और आज हम राजस्थान जीके के अंतर्गत जोधपुर के राठौड़ों का इतिहास से हम शुरुआत कर रहे हैं। इतिहास जो कला संस्कृति का विषय है राजस्थान जीके में, उसमें से जो सबसे कठिन या सबसे दूर के ऐसे विषय माने जाता है इतिहास का विषय, जिसमें कम जानकारी होती है, तो उसी से हम शुरुआत कर रहे हैं जोधपुर के राठौड़ों के इतिहास से। जोधपुर के राठौड़, इनकी शुरुआत मानी जाती है गढ़वाल साम्राज्य से। जब गढ़वाल साम्राज्य का विनाश हुआ और गढ़वालों के राजपूताना प्रवास के बाद कन्नौज के एक राजकुमार ने सन 1226 में मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना की थी। तो किसने की थी मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना? कन्नौज के एक राजकुमार थे। कब की थी? तो 1226 में की थी। कन्नौज के गढ़वाल वंश के जो जयचंद्र थे, उनके पौत्र थे राव सियाजी या राव सिहा, जिनसे जोधपुर के राठौड़ों के इतिहास की प्रारंभ माना जाता है। द्वारिका की तीर्थ यात्रा के दौरान मारवाड़ आए थे। उनके पुत्र राव अस्थान ने पाली और खेड़, जो कि पश्चिमी मारवाड़ का हिस्सा है, उस पर विजय प्राप्त की। लेकिन दिल्ली सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के हाथों दोनों युद्ध में वो राव अस्थान जी मारे गए। सियाजी के 10वें उत्तराधिकारी हुए राव चंदा या चुंदर जी। उन्होंने गुर्जर प्रतिहारों से मारवाड़ पर कब्जा कर लिया। अब जो सबसे प्रमुख जो शासक का नाम आता है जोधपुर के राठौड़ों में, वो आता है राव जोधा का। राव जोधा का कार्यकाल सन 1438 से 1489 ईस्वी तक चला और ये राव रणमल के पुत्र थे, जो इन्होंने जोधपुर शहर की नींव सन 1459 में रखी। तो जोधपुर शहर की नींव या जोधपुर शहर की स्थापना किसने की थी? राव जोधा ने की थी। कब की थी? सन 1459 में की थी। मेवाड़ के राणा कुंभा से भी इन्होंने मंडौर को जीता था। राणा कुंभा के समकालीन थे और इन्होंने राणा कुंभा से मेवाड़ के राणा कुंभा से मंडौर क्षेत्र जीता था। तो मंडौर को किसने जीता था? राव जोधा ने। मेहरानगढ़ किले का भी निर्माण इन्होंने करवाया था। मेहरानगढ़ किले का निर्माण भी किसने करवाया था? राव जोधा ने करवाया था। राव जोधा ने। इसके बाद इनके एक पुत्र हुए बीका जी ने बीकानेर बसाया था। जो बीकानेर शहर है, आधुनिक बीकानेर शहर, वो किसने बसाया था? राव जोधा के पुत्र थे राव बीका, उन्होंने बीकानेर शहर बसाया था। इनके पश्चात कुछ जो शासक हुए, उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ नहीं मिलती, जिनमें राव सातल है। राव सातल का कार्यकाल माना जाता है सन 1489 से 1492 तक। उनके पश्चात हुए राव सूजा, उनका कार्यकाल 1492 से 1515 ईस्वी तक माना जाता है। तत्पश्चात राव बीरम सिंह हुए। राव बीरम सिंह का कार्यकाल 1515 से 1515 तक ही रहा, कुछ ही महीनों का कार्यकाल रहा। फिर सबसे महत्वपूर्ण शासक में नाम आता है राव गांगा का, जिनका कार्यकाल रहा था 1515 से 1532 तक। अब राव गांगा के पुत्र हुए थे राव मालदेव, इनके उत्तराधिकारी हुए थे राव मालदेव। बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हैं जोधपुर के राठौड़ों में, जिन्होंने जोधपुर के राठौड़ वंश को बहुत आगे बढ़ाया। और इनके बारे में हम पढ़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण भी है परीक्षा की दृष्टि से। इनके बारे में ऐसा शायद ही RS प्री में कभी गया हो जब इनका सवाल आया नहीं हो इनसे। और भी एग्ज़ाम है जितने भी राजस्थान की, उनसे हमेशा सवाल पूछे जाते हैं। तो मालदेव जी महत्वपूर्ण शासक हैं और हमेशा प्रश्न महत्वपूर्ण शासकों की उपलब्धियों में से ही आते हैं। तो हम शुरुआत करेंगे मालदेव के विजय अभियानों से, क्योंकि हम यहाँ बहुत महत्वपूर्ण और फैक्ट पढ़ रहे हैं, केवल फैक्ट एग्जाम में आते हैं। मालदेव के विजय अभियान हम देखेंगे। तो इनका कार्यकाल देखें तो 1532 से 1562 तक इनका कार्यकाल रहा था, लगभग 30 साल। तो इन्होंने विजय अभियानों में हम बात करें तो 1531-32 में, सन 1531-32 में इन्होंने जालौर के भाद्राजूण के वीरा सिंघल को हराया था। 1533 में हीरावाड़ी के युद्ध में इन्होंने नागौर के दौलत खां को हराया। ये प्रश्न है, हीरावाड़ी युद्ध में मालदेव ने किसे हराया था, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। असिस्टेंट प्रोफेसर में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। AP 2020 में
ये प्रश्न पूछा गया है। हीराबाड़ी युद्ध, नागौर के दौलत खां को हराया था दरिया जोश हाथी के कारण राव मालदेव के द्वारा। अब हम बात करें 1534 में सिकंदर खां ताज खां को हराकर इन्होंने जालौर को जीता था। 1538 में सिवाना को जीता, जहां का शासक डूंगर सिंह भाग खड़ा हुआ। 1539-40 में इन्होंने मेड़ता के वीरमदेव से इन्होंने मेड़ता और अजमेर दोनों क्षेत्र छीन लिए। 1541-42 में इन्होंने पाहेबा साहेबा का युद्ध किया और बीकानेर के राव जैत सिंह को मारकर उनसे बीकानेर छीन लिया। कौन सा युद्ध? पाहेबा साहेबा का युद्ध। बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है पाहेबा साहेबा का युद्ध। सबसे पहले ध्यान रखने की बात है कब हुआ? 1541-42 में हुआ। और किसे हराया? तो बीकानेर के राव जैत सिंह को हराया, मार दिया और कुंपा को बीकानेर सौंपा। ये प्रश्न यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है कि बीकानेर सौंपा किसे था? तो बीकानेर सौंपा था कुंपा को। बीकानेर का प्रशासक बनाया था कुंपा को। बीकानेर का प्रशासक मालदेव ने कुंपा को बनाया था। पाहेबा के साहेबा के युद्ध में राव जैत सिंह को हराकर। अब आता है इनका बहुत ही महत्वपूर्ण जो विजय अभियान था या युद्ध था जिसमें इनकी हार हुई थी, विजय अभियान नहीं कह सकते, वो था गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल का युद्ध 1544 में 4 जनवरी सन 1544 को लड़ा गया था और अनेकों बार प्रश्न पूछा गया है गिरी सुमेल युद्ध के बारे में। इसमें इनकी भिड़ंत हुई थी शेरशाह सूरी से और उसमें इनकी हार हुई थी। कुछ कारण ऐसे बने थे, इनकी अज्ञानता मानो या इनकी लापरवाही कि इन्होंने अपने सेना नायकों पर विश्वास नहीं किया और कूटनीति से शेरशाह इस युद्ध को जीत गया था। जिसमें हम कहानी सुनते हैं कि शेरशाह ने झूठी चिट्ठी मालदेव के खेमे के पास डलवा दी थी, जिसमें ऐसा उल्लेख किया गया था जानबूझकर कि कुंपा और जैता कुंपा है वो मिल गए हैं शेरशाह से, जबकि ऐसा था नहीं। तो शेरशाह को इन पर विश्वास हो गया और शेरशाह खेमा छोड़ के युद्ध स्थान छोड़ के चला गया। फिर बाद में युद्ध लड़ा था जैता और कुंपा ने, बहुत बहादुरी से लड़े, बहुत ही साहस के साथ लड़े, वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन हार नहीं मानी और राजस्थान की शौर्य परंपरा का जवाब दिया, कड़ा मुकाबला किया शेरशाह से। अंततः इसमें इनकी हार हुई, लेकिन इनका यशोगान आज भी गाया जाता है। शेरशाह इस युद्ध में जीता था। बीकानेर के कल्याणमल एवं मेड़ता के वीरमदेव सहायता के लिए शेरशाह सूरी के पास गए थे। ये दोनों कौन कौन है इनमें? एक तो है इनमें बीकानेर का कल्याणमल, बीकानेर का कल्याणमल है और मेड़ता का वीरमदेव है। ये दोनों शेरशाह सूरी के दोनों ही इससे परेशान थे। ये प्रश्न भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछा गया है। AP 2021 में पूछा जा चुका है कि कौन से जिन्होंने शेरशाह सूरी का साथ दिया था? तो बीकानेर के कल्याणमल थे और मेड़ता के वीरमदेव थे, मालदेव के विरुद्ध। तो ये युद्ध मालदेव वर्सेज शेरशाह सूरी में लड़ा गया था। शेरशाह सूरी की तरफ से थे जलाल खां करवानी और मालदेव की तरफ से जैता और कुंपा थे। कूटनीति हमने देख ही लिया कि ये शेरशाह युद्ध जीत गया था, जैता कुंपा वीरगति को प्राप्त हुए। इस युद्ध के बाद शेरशाह ने कहा था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो इनका कोटेशन है वो बहुत चलता है और RS 2013 में 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा चुका है मेंस में। एक मुट्ठी भर बाजरे की खातिर मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, ये कहा था इस युद्ध के बाद शेरशाह ने। और ये प्रश्न पूछा, इस पर विस्तृत व्याख्या करवाई गई थी RS 2013 में मेंस में, मैंने दिया था मेंस एग्जाम। युद्ध के परिणाम क्या रहे? मालदेव ने सिवाना में शरण ली, जैता कुंपा वीरगति को प्राप्त हुए और जोधपुर पर शेरशाह ने खवास खां को नियुक्त किया। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल यहाँ से बन जाता है कि मालदेव को जब हरा दिया था गिरी सुमेल के युद्ध में, तो जोधपुर पर शेरशाह ने प्रशासक नियुक्त किसे किया? तो वो किया था खवास खां को। जैसे बीकानेर में अपना प्रशासक नियुक्त किया था मालदेव ने कुंपा को, उसी प्रकार जोधपुर पर शेरशाह ने
किसको नियुक्त किया था प्रशासक? जोधपुर प्रशासक किसे नियुक्त किया था शेरशाह ने? वो किया था खवास खां को किया था। ठीक है, इसके बाद हम देखें बीकानेर कल्याणमल को दे दिया गया, मेड़ता वीरमदेव को मिल गया, इसीलिए तो साथ दिया था उन्होंने शेरशाह का। अजमेर उसने स्वयं के अधीन रखा था, अजमेर को स्वयं के अधीन रखा था, किसी को नहीं सौंपा। तो हम बात करें मालदेव और मेवाड़ के संबंधों की। प्रारंभिक समय में मालदेव ने मेवाड़ से अच्छे संबंध रहे। मालदेव ने समय समय पर मदद की। सबसे पहले बात करें सन 1527 में खानवा युद्ध में राणा संगा की मदद की मालदेव ने। सन 1533-34 में चित्तौड़ पर जब गुजरात के बहादुर शाह का आक्रमण हुआ तब रानी करमावती हाड़ी की मदद की। सन 1540 में मावली युद्ध में, कौन सा युद्ध? मावली युद्ध। कब लड़ा गया? 1540 में। मावली युद्ध में बनवीर के खिलाफ उदय सिंह की मदद की, राणा उदय सिंह की मदद। महाराणा प्रताप के पिता थे राणा उदय सिंह, उनकी भी मदद की थी मावली युद्ध में बनवीर को। दासी पुत्र बनवीर ने छल कपट से पन्ना दहाय के पुत्र को मारकर धोखे से, और उदय सिंह को मारना चाहता लेकिन पन्ना दहाय ने अपना पुत्र का बलिदान दिया था और अब ये सब हत्या ली थी बनवीर ने। और इसी बनवीर के खिलाफ उदय सिंह ने युद्ध लड़ा था 1540 में मावली युद्ध, उसमें मालदेव ने सहायता की थी। हालांकि कालांतर में रिश्ते बिगड़ गए, मालदेव और उदय सिंह में शत्रुता स्थापित हो गई। अब एक काफ़ी महत्वपूर्ण युद्ध का नाम आता है हरमाड़ा का युद्ध। कब लड़ा गया? सन 1557 में। किसके मध्य लड़ा गया? तो एक तरफ तो थे इसमें राणा उदय सिंह, एक तरफ तो कौन थे? राणा उदय सिंह थे, और दूसरी तरफ थे अजमेर के सूबेदार हाजी खां। मेवाड़ के राणा उदय सिंह और अजमेर के सूबेदार हाजी खां। शेरशाह का जो सूबेदार था अजमेर में, जो शेरशाह ने सूबेदार नियुक्त किया था हाजी खां, उसके मध्य युद्ध हुआ था हरमाड़ा का युद्ध सन 1557 में। पूछा जा सकता है हरमाड़ा का युद्ध किसके बीच हुआ, कब हुआ? मालदेव ने इसमें किसका साथ दिया था? हाजी खां का, क्योंकि रिश्ते बिगड़ चुके थे। मालदेव ने मेहरानगढ़ दुर्ग के परकोटे का निर्माण करवाया। मेहरानगढ़ दुर्ग के परकोटे का निर्माण किसने करवाया? तो मालदेव ने करवाया। इसके अलावा मालदेव ने पाली के सोजत दुर्ग का निर्माण करवाया। ये भी याद रखने वाली, ध्यान देने वाले फैक्ट हैं कि जैसे निर्माण शेरशाह के हम निर्माणों की बात करें, सॉरी मालदेव के, क्या याद, मालदेव के निर्माण कार्य, मालदेव के निर्माण कार्य क्या क्या उन्होंने महत्वपूर्ण बनवाया। ठीक है, इसकी हम बात करें तो सोजत दुर्ग, पाली, मेड़ता का मालकोर दुर्ग, नागौर का रिया दुर्ग, जोधपुर के चौखे लाव महल, जैसलमेर का पोखरण दुर्ग, और ये निर्माण करवाने वाले मालदेव थे। सोजत दुर्ग पाली, मालकोर दुर्ग मेड़ता, रिया दुर्ग नागौर, और जोधपुर के चौखे लाव महल, जैसलमेर का पोखरण दुर्ग। अब हम बात करते हैं इतिहास में एक प्रसिद्ध नाम आता है रूठी रानी उमादे, रानी उमादे। वो जैसलमेर के लूणकरण की पुत्री थी और मालदेव की रानी थी रूठी रानी। इसके अलावा इनके दरबार में आसाजी बारहट, ईश्वरदास बारहट चारण विद्वान रहते थे इनके दरबार में। ठीक है, कौन कौन रहते थे? आसाजी बारहट रहते थे, ईश्वरदास बारहट रहते थे। ये राव मालदेव का इतिहास हो गया। इनके पश्चात जो इतिहासकारों में, जो इतिहास में इनके पश्चात इनके पुत्र, इनके उत्तराधिकारी राव चंद्रसेन का नाम आता है, राव चंद्रसेन। अब हम देखें राव मालदेव के पुत्र हुए थे 4। एक थे राम, एक थे रायमल, एक थे उदय सिंह और एक थे चंद्रसेन। इनके पुत्र थे, 4 पुत्र हुए इनके। ठीक है, रायमल, उदय सिंह और चंद्रसेन। ये उदय सिंह इतिहास में मोटा राजा उदय सिंह के रूप में प्रसिद्ध हुए, बाद में इनका शासन काल आया। अब देखो दत्तानी का युद्ध, इनका कार्यकाल देखें हम राव चंद्रसेन का 1562 से 1581। थोड़ा सा हम जिक्र करेंगे रायमल का सबसे पहले। ये जो रायमल थे ये दत्तानी युद्ध में, दत्तानी का युद्ध सन 1583 में लड़ा गया था। और ये लड़ा गया था, एक तरफ तो थे सिरोही के देवड़ा चौहान सुरतान देवड़ा।
सुल्तान देवड़ा थे। दूसरी तरफ अकबर के सेनानायकों के रूप में, ये अकबर के सेनानायक के रूप में लड़े थे दत्तानी युद्ध में। दत्तानी युद्ध 1583 में। कब हुआ दत्तानी युद्ध? सन 1583 में लड़ा गया था। इसमें रायमल, एक कोलीवाड़ा के दाती सिंह, इनके अलावा महाराणा प्रताप के भाई थे जगमाल, वो तीनों लड़े थे। और दुर्सा आडा, जो चारण कवि दुर्सा आडा भी इनके साथ थे। सुल्तान देवड़ा ने इन तीनों को परास्त किया था। ये मृत्यु को प्राप्त हुए थे इसमें। अब हम बात करते हैं इनके संघर्ष जो चला इनमें सत्ता के लिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो 1563 में गांगणी का युद्ध हुआ। राव चंद्रसेन और राव उदय सिंह में चंद्रसेन जीते, दोनों भाइयों में युद्ध हुआ। 1564 में लोहावट का युद्ध हुआ उत्तराधिकार के लिए, ये भी चंद्रसेन और उदय सिंह में हुआ, इसमें भी चंद्रसेन जीते। 1564 के नाडौल युद्ध में चंद्रसेन और राम के बीच हुआ, इसमें भी चंद्रसेन ही जीते थे। सन 1564 से 1581 तक चंद्रसेन अकबर से संघर्ष करते रहे, लेकिन उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। देखो चंद्रसेन के बारे में कहा जाता है कि ये मेवाड़ के राणा प्रताप के पूर्वगामी थे, अग्रज थे। जिस तरीके से मेवाड़ के राणा प्रताप ने अकबर से संघर्ष किया, उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की, ना उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए, उसी प्रकार राव चंद्रसेन थे मारवाड़ के, ये उनसे पहले हुए थे प्रताप से, और इन्होंने भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। 1570 में जब नागौर दरबार लगा था अकबर का, तो उसमें इन्होंने बीच गए थे, लेकिन ये उठ कर आ गए थे और संघर्ष करते रहे मृत्यु पर्यंत। अब हम बात करते हैं चंद्रसेन की मृत्यु के बाद क्या हुआ था 1581 से 1583 तक। यहाँ पर खालसा लगा, जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया गया। जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया गया, पहली बार जोधपुर में खालसा घोषित हुआ था। ठीक है, जोधपुर में खालसा घोषित, यानी कि केंद्र के अधीन, बादशाह के अधीन रखा दिया गया जोधपुर को। जोधपुर में प्रथम बार खालसा घोषित हुआ, और कब तक रहा? 1581 से 83 तक अकबर के द्वारा। 1583 में चंद्रसेन के बड़े भाई उदय सिंह को जोधपुर का शासक बना दिया गया। मोटा राजा उदय सिंह, ये उपाधि दी थी इनको, मोटा राजा उदय सिंह था इनका नाम। 1583 से 1595 तक। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोटा राजा उदय सिंह की। ये जोधपुर के प्रथम शासक थे जिन्होंने मुगल अधीनता स्वीकार करी और मुगलों से वैवाहिक संबंध विस्थापित किए। देखो 1570 में अकबर के नागौर दरबार में अधीनता स्वीकार करके अपनी पुत्री जगत गोसाई, या कहीं मानबाई या कहीं मानीबाई, इनका अलग अलग नाम मिलते हैं, एक ही हैं ये, चाहे जगत गोसाई कहो, चाहे मानबाई कहो, चाहे मानीबाई कहो। मानीबाई का विवाह किससे किया था? सलीम से। ठीक है, इसी मानबाई का पुत्र हुआ शाहजहां, जो बादशाह बना था खुर्रम, इन्हीं का पुत्र था, यानी कि मोटा राजा उदय सिंह का भांजा। अकबर ने इसे मोटा राजा की उपाधि दी। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट आ जाता है कि मोटा राजा की उपाधि उदय सिंह को किसने दी थी? तो अकबर ने दी थी। किसने दी थी? अकबर ने। 1577 में उदय सिंह बुंदेलखंड अभियान पर गया था अकबर की तरफ से, और मधुकर बुंदेला को हराया। उदय सिंह ने मधुकर बुंदेला को हराया बुंदेलखंड अभियान पर। 1582 में सिवाना पर अधिकार किया, जिसमें कल्ला रायमलोत। 1582 में सिवाना पर अधिकार, कल्ला रायमलोत राठौड़ ने किसरिया किया और हड़ी रानी ने जौहर किया। इसे सिवाना का दूसरा साका कहा जाता है। तो सिवाना का दूसरा साका करवाने वाले शासक थे मोटा राजा उदय सिंह। 1583 में अकबर ने इन्हें जोधपुर का राजा बना दिया। 1592 में लाहौर का सूबेदार बनाया। तो मोटा राजा उदय सिंह जोधपुर के राजा कब बने थे? 1583 में, और 1592 में लाहौर सूबेदार बने थे। वहीं लाहौर में 1595 में इनकी मृत्यु हो गई। इनके पश्चात आते हैं सूर सिंह राठौड़। कार्यकाल रहा सन 1595 से 1619 तक। सवाई राजा सूर सिंह राठौड़, इन्हें भी सवाई राजा की उपाधि प्रदान की गई थी, सवाई राजा की उपाधि दी गई थी। ठीक है, किसकी उपाधि?
सवाई राजा की, सवाई राजा जहांगीर ने दी थी उपाधि सूर सिंह राठौड़। मोटा राजा उदय सिंह का पुत्र जो उनका उत्तराधिकारी बना। अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहे थे सूर सिंह। अकबर ने इन्हें सवाई राजा की उपाधि से नवाजा। जहांगीर ने नहीं, सूर सिंह राठौड़ को सवाई राजा की उपाधि देने वाले भी अकबर ही थे। अकबर ने इन्हें सवाई राजा की उपाधि दी। इनके पिता को मोटा राजा की उपाधि भी अकबर ने ही दी थी उदय सिंह को। 1613 में जब खुर्रम के नेतृत्व में जहांगीर ने मेवाड़ का अभियान किया, तब सूर सिंह भी मुग़लों के साथ गए थे। इस अभियान से खुश होकर, क्योंकि इसी अभियान से अमर सिंह ने, मेवाड़ के राणा अमर सिंह ने मुग़लों से संधि की थी। जहांगीर ने इनका मनसब बढ़ाकर कितना कर दिया था, 5000। सूर सिंह ने इसके बदले में 2 हाथी दिए थे जहांगीर को, रणरावत और दूसरा दिया था फौज श्रृंगार। रणरावत और फौज श्रृंगार 2 हाथी दिए थे। सूर सिंह का अधिकांश समय दक्षिण अभियान पर रहा, जहां इनकी मेहकर में इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ मृत्यु हो गई इनकी? मेहकर में मृत्यु हो गई। अब हम बात करेंगे निर्माण कार्यों की, तो इन्होंने सूरसागर तालाब का निर्माण करवाया, मेहरानगढ़ में मोती महल हैं उनका निर्माण करवाया, और तलहटी महलों का निर्माण भी सूर सिंह ने करवाया। सूर सिंह के बाद शासक आते हैं गज सिंह प्रथम। इनको दलथम्बन की उपाधि दी थी जहांगीर ने। देखो, सूर सिंह का पुत्र जो जहांगीर और शाहजहां दोनों की सेवा में रहा। जहांगीर और शाहजहां दोनों की सेवा की, दोनों के दरबार में रहे। जहांगीर की तरफ से मेहकर थाने का थानेदार नियुक्त हुआ, वहाँ शांति स्थापित की, और जहांगीर ने ही इनको दलथम्बन की उपाधि प्रदान की थी। दलथम्बन की। उदय सिंह को मोटा राजा की अकबर ने, सूर सिंह को सवाई राजा की, जहांगीर ने इसे दलथम्बन की उपाधि दी थी। अकबर ने इनके पिता सूर सिंह को सवाई राजा की, और उनके पिता उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि प्रदान की। गज सिंह जालौर से गजनी खां तोप को मेहरानगढ़ किले में लेकर आए थे। गजनी खां तोप को लेकर आए थे जालौर से। इनके दरबार में जो दरबारी थे वो थे हेम कवि, और एक थे केशवदास गार्डन दरबारी कवि। हेम कवि ने लिखा था गज सिंह के लिए गुणभाषा चित्र और गुण रूपक। उधर केशवदास गार्डन ने लिखा था गज गुण रूपक। एक गज सिंह की पासवान रानी थी अनारा बेगम, उनके द्वारा अनारा की बेरी नामक बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। अनारा बेगम। इनके बाद महाराजा जसवंत सिंह प्रथम कार्यकाल रहा था 1638 से 1678 ईस्वी तक। महाराजा गज सिंह के 2 पुत्र हुए थे। बड़ा पुत्र था अमर सिंह, छोटा पुत्र था जसवंत सिंह। गज सिंह पर अनारा बेगम के प्रभाव और अमर सिंह, बड़े पुत्र अमर सिंह की उद्दंड प्रवृत्ति के कारण अनारा बेगम का चहेता जसवंत सिंह शासक बना। अमर सिंह को शाहजहां ने नागौर की जागीर प्रदान की। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि शाहजहां ने नागौर की जागीर प्रदान किसे की थी, तो अमर सिंह राठौड़ को की थी। इन्हें कटार का धनी भी कहा जाता है, कटार का धनी। अमर सिंह राठौड़ को क्या कहा जाता है, कटार का धनी। ठीक है। और एक इतिहास प्रसिद्ध एक युद्ध है मतीरे की राड़ का युद्ध। मतीरे की राड़ का युद्ध लड़ा गया का 1644 में, और वो किन के बीच हुआ था, तो नागौर जागीर दी गई थी शाहजहां की तरफ से, इसलिए अमर सिंह नागौर में बस गए थे। तो नागौर के अमर सिंह राठौड़ और बीकानेर के कर्ण सिंह के बीच युद्ध हुआ था। इसमें नागौर और बीकानेर के बीच सीमा विवाद था, और इसको मतीरे की राड़ का युद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये इसकी युद्ध की जो शुरुआत थी, इसका तात्कालिक कारण ये था कि नागौर के सीलवा गांव और बीकानेर के जाखड़िया गांव में, सीलवा गांव में किसी किसान ने एक बेल लगाई मतीरे की, और वो बेल फैल कर दूसरे खेत में चली गई, और दूसरा खेत बीकानेर की सीमा में था। जैसे हमारे भारत पाकिस्तान की सीमा है, इसी प्रकार से सीमा थी इनकी। तो युद्ध लड़ते थे बेवजह, प्यार प्रेम था नहीं। तो उस बेल में
मतीरा जो होता है तरबूज, वो जाखड़िया गांव में हो गया जाके। उधर के किसान ने कहा मेरे खेत में बेल ने दिया होगी तेरे खेत में बेल, लेकिन फल तो मेरे खेत में लगा है तो मेरा है। उसने कहा सीलवा गांव वाले ने कि नहीं नहीं, ये जड़ है वो, ये जो बेल है वो, ये पेड़ है वो मेरे खेत में है, तो ये मेरा हुआ, ये मतीरा है तरबूज। लड़ाई हो गई, लड़ाई बढ़ गई आगे, विवाद चल ही रहा था। उधर अमर सिंह थोड़े गुस्सैल प्रवृत्ति के थे, युद्ध हुआ बेवजह का, कई सैनिक मारे गए होंगे और अंततः हार और हुई अमर सिंह की इसमें। तो हमारे ध्यान रखने की बात केवल इतनी है, मतीरे की राड़ का युद्ध पूछा जाता है कब हुआ, 1644 में हुआ बस। और बात करें अमर सिंह राठौड़ की, तो इन्होंने भरे दरबार में शाहजहाँ के साले सलावत खां को मार दिया था कटार से, इसीलिए शायद इनको कटार के धनी के नाम से जाना जाता है। इनकी 16 खम्भों की छतरी है नागौर में है। अब देखो पहली बार जो जोधपुर को खालसा घोषित कब किया गया था, 1581 से 1583 के बीच। अब जोधपुर दोबारा खालसा घोषित हुआ दूसरी बार 1678 में, जब जसवंत सिंह की मृत्यु हुई। तब इनका कोई जीवित उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण औरंगजेब ने, मुगल बादशाह उस समय औरंगजेब थे, उन्होंने जोधपुर को खालसा घोषित कर दिया। जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद 3 या 4 महीने बाद उनकी गर्भवती रानी ने अजीत सिंह और दलथम्मन नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। कौन कौन से, एक तो अजीत सिंह और दूसरे दलथम्मन। ये दलथम्मन उपाधि भी थी महाराजा गज सिंह की, तो उनके पोते हैं ये दलथम्मन, शायद इसलिए नाम रखा होगा। तो जोधपुर को खालसा घोषित किया गया दूसरी बार। पहली बार किया था अकबर के समय 1500। पहली बार खालसा घोषित हुआ था जोधपुर अकबर के समय 1581 से 83 के बीच में खालसा रहा था, अकबर के अधीन ही रहा था। तत्पश्चात 1583 में अकबर ने उदय सिंह को राजा बना दिया था। दूसरी बार औरंगजेब के समय खालसा रहा 1678 में, जब महाराजा जसवंत सिंह बिना जीवित किसी पुत्र के मर गए थे। उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी रानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया था, एक थे अजीत सिंह और दूसरे थे दलथम्मन। इसके बारे में भी हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं अजीत सिंह की। इनका कार्यकाल रहा था 1707 से 1724 ईस्वी तक। जसवंत सिंह प्रथम की मेवाड़ी रानी से इनका जन्म हुआ था। मेवाड़ी रानी से कब हुआ था, 19 फरवरी 1679 में। 24 फरवरी 1679 में सभी राठौड़ सामंत वीर दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में, यानी जब केवल 5 दिन के थे, औरंगजेब से अजीत सिंह को जोधपुर का शासक बनाने का आग्रह करने गए। औरंगजेब ने यह कहते हुए टाल दिया कि बड़े होने पर बनाया जाएगा। राठौड़ों की मांग बढ़ने पर औरंगजेब ने अजीत सिंह को रानियों सहित दिल्ली बुला लिया। वहां औरंगजेब इसका धर्म परिवर्तन करना चाहता था, इसका अजीत सिंह का। वो चाहता ही नहीं था कि जोधपुर में कोई शासक हो। औरंगजेब की इस योजना का पता चल गया था वीर दुर्गादास राठौड़ को। किसको, वीर दुर्गादास राठौड़ को, ठीक है, दुर्गादास राठौड़ को। ये दुर्गादास राठौड़ का कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है राजस्थान के इतिहास में। इनके साथ दुर्गादास जी के साथ में मुकुंद सिंह खिंची थे और रघुनाथ भाटी थे और एक बाघेली महिला थी, नाम जिसका मालूम नहीं है, लेकिन उनकी सहायता से अजीत सिंह को औरंगजेब के दरबार से सुरक्षित निकाल लिया था। अजीत सिंह के बारे में जब औरंगजेब को पता चला तो उसने मारवाड़ पर आक्रमण कर दिया। दुर्गादास मेवाड़ महाराणा राज सिंह के पास चले गए। राज सिंह के शरण में दुर्गादास और वह गौराधाय, ये अजीत सिंह की धायमा थी। इन्होंने अजीत सिंह का लालन पालन किया कालिंद्री गांव में, सिरोही के कालिंद्री गांव में, जयदेव ब्राह्मण के यहाँ। और ये जो कालिंद्री गांव है, ये कालिंद्री गांव इनको लालन पालन के लिए दिया किसने था, तो ये दिया था बेरीसाल देवड़ा ने। सिरोही के देवड़ा चौहान शासक बेरीसाल देवड़ा ने दिया था कालिंद्री गांव अजीत सिंह के लालन पालन के लिए। गौराधाय को मारवाड़ की पन्नाधाय कहा जाता है। जिस तरह पन्नाधाय ने त्याग किया था उसी प्रकार गौराधाय ने किया था। 1687 में पालड़ी गांव में राठौड़ सामंत दुर्गादास के नेतृत्व में अजीत सिंह का राज तिलक करके उसको मारवाड़ का शासक घोषित कर दिया, लेकिन औरंगजेब ने यह स्वीकार नहीं किया। 1707 में जब औरंगजेब मरा
तो देवारी समझौते के तहत, किसके तहत? देवारी समझौते के तहत मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय की सहायता से अजीत सिंह जोधपुर का शासक बना। ध्यान देने की बात है कि अजीत सिंह जोधपुर का शासक किस समझौते के तहत बना, तो वो देवारी समझौता है। किसकी सहायता से बना, तो मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय की सहायता से। और इन्हीं अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्र कुंवरी का विवाह मुगल बादशाह फर्रुखसियर से किया था। यह राजपूत मुगल अंतिम विवाह माना जाता है। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने अजीत सिंह को अहमदाबाद का सूबेदार बनाया, जहां अजीत सिंह किलकिला तोप बनवा कर जोधपुर लेकर आया था। सन 1724 में अजीत सिंह के पुत्र हुए बकत सिंह द्वारा अजीत सिंह की हत्या कर दी गई। इन अजीत सिंह को कान का कच्चा भाषक भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने इनके जो पालनहार थे दुर्गादास जी, उन्हीं को इन्होंने देश निकाला दे दिया था किसी के बहकावे में आकर। निर्माण कार्य की बात करें तो मेहरानगढ़ में इन्होंने फतेह महल बनवाया, गौराधाय की छतरी का निर्माण करवाया, मधुसुगंध मंदिर बनवाए और मुरली मनोहर मंदिर का निर्माण करवाया अजीत सिंह जी ने। थोड़ा सा हम दुर्गादास जी के बारे में भी जान लेते हैं। इनका जन्म 1638 में हुआ था जोधपुर के सालवा गांव में। इनके पिता थे आस्करण राठौड़, और मैं इनको राजस्थान के इतिहास का सबसे दिलचस्प किरदार मानता हूँ। मेरा मानना है, लेकिन ज़्यादातर आपकी भी सोच यही होगी। राठौड़ों का गैरीबोल्डी इनको कहा जाता है, राठौड़ों का यूलिसिस कहा जाता है। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार मारवाड़ का अणबिंदिया मोती किसे कहा जाता है, तो वीर दुर्गादास राठौड़ को। वीर दुर्गादास राठौड़ आस्करण जी की लूणावा गांव में मनमुटाव के चलते दुर्गादास व इसकी मां को छोड़ दिया। अजीत सिंह के संरक्षक बने, औरंगजेब से संघर्ष किया। कान का कच्चे अजीत सिंह ने गलत लोगों के बहकावे में आकर दुर्गादास को देश निकाला दे दिया। दुर्गादास मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय के पास चले गए और उन्होंने दुर्गादास को बीजपुर या बीजियापुर की जागीर प्रदान की। कहाँ की जागीर दी, ये प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में कि दुर्गादास को मेवाड़ के महाराणा ने, किस महाराणा ने दी थी जागीर, तो अमर सिंह द्वितीय ने दी थी। और कौन सी दी थी ये पूछा गया था, कौन सी, तो विजयपुर दी थी, बीजपुर या विजयपुर। और ये भी पूछा जा चुका है कि इन्हें कहाँ का हाकिम नियुक्त किया गया था, तो रामपुरा का हाकिम नियुक्त किया गया था, रामपुरा का हाकिम। 1718 में रामपुरा, जो कि उज्जैन में है, दुर्गादास की मृत्यु हो गई। उज्जैन में क्षिप्रा नदी किनारे दुर्गादास जी की छतरी बनी हुई है। अब हम बात करें इनके अजीत सिंह के पश्चात शासक कौन बने। अजीत सिंह के दो पुत्र हुए थे, अभय सिंह और बकत सिंह। इनके अभय सिंह के पुत्र थे राम सिंह और बकत सिंह के थे विजय सिंह। अभय सिंह की बात करें तो देखो, अजीत सिंह की हत्या के बाद, हत्या किसने की, बकत सिंह ने। हत्या किसने की, बकत सिंह ने की। और करवाने वाले में जो नाम आता है वो अभय सिंह का, इस अभय सिंह का और सवाई जयपुर के सवाई जय सिंह का नाम आता है। अजीत सिंह की हत्या के बाद बकत सिंह नागौर का परगना लेकर किसको शासक बना दिया, अभय सिंह को। अभय सिंह शासक बन गया और बकत सिंह को पहुंचा दिया नागौर। ये नागौर ही भेजते थे दूसरे को, जैसे कि अमर सिंह राठौड़ को भेजा था। कुछ इतिहासकार इसमें अभय सिंह और सवाई जय सिंह को भी जिम्मेदार मानते हैं। 1730 में जो खिजड़ली घटना घटी थी वो इन्हीं बकत सिंह के कार्यकाल में घटी थी, अभय सिंह के कार्यकाल में घटी थी। अभय सिंह के आदेश पर हाकिम थे गिरधारी दास, जिन्होंने राजकार्य के लिए पेड़ काटे। विष्णुई समाज की अमृता देवी के नेतृत्व में उन्होंने विरोध किया। विष्णुई समाज ने वृक्षों को बचाने के लिए उनसे लिपट गए। वृक्षों के साथ 363 लोगों को भी काट दिया गया, जिनमें से पुरुष थे 294 और महिलाएं थी 69। और ये घटना कब घटी, भाद्रपद शुक्ल दशमी को खिजड़ली शहीद मेला भरा जाता है, उन्हीं की याद में। तो ये भाद्रपद शुक्ल दशमी को ये घटना घटी थी। सन 1732 में मुगल बादशाह ने अभय सिंह को गुजरात का सूबेदार बना दिया। कहाँ का बनाया था, गुजरात का, अभय सिंह को। यहाँ से ये सरबुलंद खां के विद्रोह को उन्होंने दमन किया और शंभू बाण तोप लेकर आए थे जोधपुर में। शंभू बाण तोप जोधपुर में हम बात करें शासकों की, तो देखो गजनी खां तोप को लेकर आए थे गज सिंह जालौर से। किलकिला तोप बनवाई थी अजीत सिंह ने अहमदाबाद में लेकर आए थे। और शंभू बाण तोप लाए थे अभय सिंह गुजरात से। इन अभय सिंह के बारे में जानकारी और हम प्राप्त करें तो अभय सिंह
1733 में मुगलों की तरफ से मराठों के विरुद्ध इन्होंने अभियान किया। 1734 में हुरडा सम्मेलन में भाग लिया। 1743 ईस्वी में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद जो जयपुर के गृह युद्ध का फायदा उठाकर अभय सिंह ने अजमेर छीन लिया अजमेर को छीन लिया। अभय सिंह के दरबारी विद्वान कौन कौन थे? इनके दरबार में जो प्रमुख विद्वान थे वो कौन कौन थे? कर्णिदान कविया, जिन्होंने लिखा था सूरज प्रकाश ग्रंथ के रचनाकार कर्णिदान के दरबारी थे। जगजीवन भट्ट इनके और इनके पिता अजीत सिंह के दरबारी थे, जिन्होंने अजीत सिंह के लिए लिखा था अजीतोदय और अभय सिंह के लिए लिखा था अभयोदय। वीरभाण भी इनके दरबारी थे, जिन्होंने लिखा था राजरूपक और सुरती मिश्र भी इनके दरबारी थे, जिन्होंने लिखा था अमरचंद्रिका। ये इनके पश्चात शासक हुए राम सिंह अभय सिंह का पुत्र था, विलासी था, अयोग्य शासक था। इससे नाराज होकर अधिकांश सामंत नागौर भगत सिंह के पास चले गए। 3 वर्ष इनका शासन चला था, 1749 से 51 तक। इसके पश्चात भगत सिंह शासक बने 1751 से 52 तक। ज़्यादा दिन ये भी शासक नहीं रह पाए। अजीत सिंह की हत्या की थी इन्होंने, तो मारवाड़ का द्वितीय पुत्रहंता कहा जाता है भगत सिंह को, प्रथम कहा जाता है मालदेव को। आरोप लगते हैं मालदेव के ऊपर भी। जालौर परगने को लेकर राम सिंह से विवाद हुआ। मराठा मल्हार राव होलकर की सहायता से जालौर सहित पूरा जोधपुर छीनकर जोधपुर का शासक बन गया भगत सिंह। किसकी सहायता से? मराठा मल्हार राव होलकर की सहायता से। तब राजस्थान में मराठों का दखलंदाजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसके बाद और एक चीज़ और भगत सिंह के बारे में कि इन्होंने मुस्लिमों के अजान पर प्रतिबंध लगा दिया था। इनके पश्चात शासक बने विजय सिंह सन 1752 से 1793 तक। राम सिंह मराठों की सहायता से राम सिंह ने विद्रोह किया। मराठा अप्पाजी सिंधिया और जयप्पा सिंधिया राम सिंह की मदद करते हुए विजय सिंह को नागौर में घेर लिया। मराठा जयप्पा सिंधिया की हत्या 1756 में विजय सिंह ने खोखरों से करवा दी। मराठा जयप्पा सिंधिया की हत्या करवा दी राजा विजय सिंह ने। इससे नाराज होकर मराठों ने आक्रमण की योजना बनाई, तो विजय सिंह ने उनसे संधि की और उस संधि को कहा जाता है मुंडकटी, यानी कि हत्या का हर्जाना। ये मराठों की एक प्रथा थी कि वो ऐसी कोई हत्या उनके शासक की या उनके नेता की हो जाती थी तो उसका हर्जाना लेते थे। तो उसके रूप मुंडकटी के रूप में अजमेर सौंपा था विजय सिंह ने मराठों को। इसी अजमेर के लिए सन 1787 में तुंगा का युद्ध हुआ था, जिसमें जोधपुर के विजय सिंह का साथ दिया था जयपुर के प्रताप सिंह ने, और उधर मराठे थे इनके विपक्ष, और इस युद्ध में ये जीत गए थे। मराठों को इन्होंने हरा दिया था तुंगा के युद्ध में। तुंगा का युद्ध लड़ा गया था 1787 में, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में ये सवाल पूछा गया था कि तुंगा का युद्ध कब लड़ा गया। इस प्रकार से जोधपुर के इतिहास का ये काफ़ी लंबा वीडियो बनने वाला है, इसलिए अभी इसे ही समाप्त कर रहे हैं, और इससे आगे का इतिहास दूसरे वीडियो में आएगा। धन्यवाद।